कवर किया था? पेज नंबर बोलो, पेज नंबर कहाँ छोड़ा था हमने, कौन से पेज पे छोड़ा था? हाँ जी, पेज नंबर C50, C50 पे है। हाँ, ठीक है बेटा। जब इस चैप्टर का मैंने बेसिक इंट्रोडक्शन दिया था, उसमें मैंने आप लोगों को ये बात बताई थी कि जो हमारे न्यायालय होते हैं, जो हमारे कोर्ट होते हैं, वो 3 स्टेप पर काम करते हैं, 3 तरीके से होते हैं। ठीक है, सबसे ऊपर होता है सर्वोच्च और उच्चतम न्यायालय, जिसको हम सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं। सेकंड होता है राज्य न्यायालय, उच्च न्यायालय, जो राज्य के स्तर पर होता है, जिसको इंग्लिश में हम हाई कोर्ट बोलते हैं। लास्ट एंड थर्ड आता है अधीनस्थ न्यायालय, मतलब कि जिला न्यायालय या फिर निचली अदालत जिसको बोला जाता है। ठीक है, जिसको सेशन कोर्ट बोला जाता है। ठीक है, ये 3 लेवल हमने पढ़े थे। तो अब हमने कल तक हमने कवर कर लिया था कि हमारा सुप्रीम कोर्ट मतलब कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के बारे में। उसके बाद में हमने उच्च न्यायालय मतलब कि जो हाई कोर्ट होते हैं, जो अपने अपने राज्य के स्तर पर हाई कोर्ट होते हैं, राज्य के अपना अपना एक एक हाई कोर्ट होता है, हमने उसके बारे में पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे राज्यों के अंडर, मतलब हाई कोर्ट के अंडर जितने अधीनस्थ न्यायालय होते हैं, मतलब अधीन का मतलब आप समझ गए होंगे, जो कि अंडर होते हैं। अधीन का मीनिंग होता है अंडर। ठीक है, अधीनस्थ, तो अधीनस्थ न्यायालय का मीनिंग होता है हर राज्य के अंडर अपने अपने जिले में अपने अपने मतलब अलग अलग कोर्ट होते हैं, सेशन कोर्ट जिसको बोला जाता है, निचली अदालत। ठीक है, आज हम उनके बारे में रीड करेंगे। देखो, न्यायिक प्रशासन हेतु प्रत्येक राज्यों को जिलों में विभाजित किया गया है, मतलब कि हर एक राज्य का अपना अपना जिला है। ठीक है, जैसे रेवाड़ी एक जिला हो गया। ठीक है, हिसार, महेंद्रगढ़ ये हो गए। तो सॉरी, हर एक राज्य के अपने अपने जिलों में बांटा हुआ है। ठीक है, न्यायिक प्रशासन हेतु मतलब कि हर किसी के साथ में न्यायपूर्ण संबंध, न्यायपूर्ण सारे काम हो, किसी के साथ कोई गलत व्यवहार ना हो। ठीक है, सही काम हो सारे, किसी एक चीज पर कोई ज्यादा बर्डन ना पड़े, इसलिए इन सबको बांट दिया गया है। प्रत्येक जिले में अनेक फौजदारी और दीवानी अदालतें होती हैं। फौजदारी के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था, जो क्रिमिनल केसेस होते हैं उनको बोला जाता है हिंदी में फौजदारी, और जो सिविल केसेस होते हैं उनको बोला जाता है दीवानी, मतलब कि अपनी प्रॉपर्टीज के बारे में हो गया, मतलब कि थोड़े बहुत छोटे मोटे झगड़े होते हैं, घर परिवार के कलह कलेश होते हैं, उनके बारे में, वो होते हैं दीवानी मामले। ठीक है, दीवानी अदालतें जिनको बोला जाता है सिविल न्यायालय या सिविल कोर्ट, भूमि संपत्ति एवं धन के लेन देन से संबंधित मामलों की सुनवाई करता है। वही मैंने आप लोगों को दीवानी मामलों के बारे में बताया था। सिविल केसेस जिनको बोला जाता है तो वो हमारे पर्सनल होते हैं। ठीक है, छोटा मोटा गृह क्लेश हो गया या फिर धन या प्रॉपर्टी, इन सब चीजों को लेकर। जिला न्यायाधीश का न्यायालय जिले की सबसे बड़ी दीवानी अदालत होती है। जिला न्यायाधीश, जैसे जिला न्यायालय होते हैं, तो जिला न्यायालयों में भी बेटा अलग अलग जो न्यायाधीश होते हैं वो होते हैं। ठीक है, तो वो अपना सिविल केसेस लड़ते हैं। इसके नीचे अधीनस्थ सिविल अदालत और मुंसिफ की अदालत होती है, मतलब कि बेटा अधीनस्थ जो जिला न्यायालय न्यायाधीश होते हैं। ठीक है, मुख्य न्यायाधीश, जिला का भी एक मुख्य न्यायाधीश होता है, उसके अंडर भी बहुत सारे न्यायाधीश काम करते हैं। ठीक है, जिले में स्तर न्यायालय फौजदारी मामले की सबसे बड़ी अदालत होती है। जिले में स्तर न्यायालय मतलब कि बेटा जिले की भी एक सेशन कोर्ट होती है। ठीक है, जिले के भी एक कोर्ट है स्तर न्यायालय, उनमें फौजदारी मामले मतलब कि जो क्रिमिनल केसेस होते हैं वो होते हैं। प्राय इसका अध्यक्ष जिला न्यायाधीश होता है, मतलब कि जो सिविल केसेस होते मतलब सॉरी जो क्रिमिनल केसेस मतलब कि जो फौजदारी मामले होते हैं बेटा, उन मामलों का अपना अपना एक वो जो न्यायाधीश होता है, जो जिला का मुख्य न्यायाधीश होता है, वो उनकी सुनवाई करता है, जिसके कारण उसे जिले एवं स्तर न्यायाधीश भी कहा जाता है। मतलब कि अब आपको मैंने बताया अभी कि जो हमारा मुख्य न्यायाधीश होता है वो क्रिमिनल केसेस भी लड़ता है, सिविल केसेस भी लड़ता है, स्तर लेवल पे भी होता है, तो इसीलिए उसको जिला एवं स्तर न्यायाधीश भी कहा जाता है, क्योंकि वो एक तरीके से जिला का न्यायाधीश का हेड है। ठीक है, केवल स्तर न्यायाधीश अपराधियों को मृत्यु दंड या आजीवन कारावास की सजा सुना सकता है। स्तर न्यायाधीश के नीचे मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालतें होती है। ये लेवल होता है बेटा
जैसे कि एक हेड है, उसके अंडर बहुत सारे लोग काम करते हैं, ठीक है, या कोई एक इंस्टीट्यूट होता है उसके अंदर बहुत सारे लोग काम करते हैं, ऐसे अदालत और न्यायाधीश हो गए जिनके अंडर बहुत सारे लोग काम करते हैं, ठीक है। अब आ जाओ लोक अदालत। बेटा ये जो लोक अदालत होती है ना, ये 3 महीने में एक बार लगती है, ठीक है। हर जिला न्यायालय में अपनी अपनी लोक अदालतें लगती है और उनमें 3 महीने का या 2 महीने का गैप होता है, उसमें एक बार लोक अदालत लगती है, ठीक है। देखिए, हमारे देश में न्याय प्राप्त करने के लिए अत्यधिक समय और धन का व्यय करना पड़ता है, ये चीज आप लोगों को पता है। जैसे मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया था बेटा कि अगर एक बार न्यायालय में चले गए तो पता नहीं है कितना पैसा लगेगा, ठीक है, ये भी नहीं पता कि कितना समय जाए, क्योंकि केस सॉल्व होने को 6 महीने में भी हो सकता है, केस सॉल्व ना होने को वो 10 साल 12 साल 15 साल भी चल सकता है, ठीक है। और उसी के साथ साथ ये चीज आपको भी पता है बेटा, केस में कितना पैसा लगता है, वकील अपनी फीस अलग लेता है, ठीक है, हर केस की फीस अलग लेता है, उसके बाद में कोई एविडेंस होते हैं या फिर कोई काम करवाना होता है उसका पैसा अलग लगता है। तो एक तरीके से हमारे देश में न्याय लेने के लिए, चाहे आप गलत ना हो, लेकिन न्याय लेने के लिए आपको पैसा तो खर्च करना पड़ता ही है, ठीक है, वहां पर ज्यादा पैसा खर्च होता ही है। इसलिए आप लोगों को पता है बेटा कि गाँव में पंचायतें होती है, पता होगा अनुज आपको, है ना, आप गांव के एरिया से बिलोंग करते हैं तो आपको पता है ना पंचायत होती है ना। तो बेटा आप लोगों को ये भी पता है कि छोटे मोटे केसेस होते हैं वो तो पंचायत ही सॉल्व कर देती है ना। उसके साथ साथ पंचायत में अपना केस रखने का एक और कारण ये होता है कि जो गांव के लोग होते हैं बेटा वो ये चाहते हैं कि कोर्ट में जाएंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा, ठीक है, समय ज्यादा लगने के साथ साथ पैसा भी ज्यादा खर्च होगा। और ये चीज आप लोगों को भी पता है कि बेटा अगर पंचायत में कोई फैसला जाता है तो वहां पर समय भी इतना नहीं लगता और पैसा भी नहीं लगता। इसीलिए गांव के लोग जहां पंचायत लगती है वो लोग ज्यादा पंचायत को प्राथमिकता देते हैं कि पंचायत में ही हमारा जो कलेश वगैरह है वो समाप्त हो जाए, ठीक है, क्योंकि वहां पर जल्दी सुनवाई होती है और पैसा भी कम लगता है केस के कंपेयर में, मतलब कोर्ट के कंपेयर में, ठीक है। और अगर फिर पंचायत के फैसले से कोई मंजूरी नहीं रखता, मतलब कि उनको ऐसा लगता है कि पंचायत ने हमारे साथ इंसाफ नहीं किया, फिर उसके बाद में वो हाई कोर्ट जा सकते हैं या फिर अपने सेशन कोर्ट या कहीं भी जा सकते हैं, ठीक है। फिर वो डिपेंड करता है। लोक अदालतें पीड़ित पक्ष को शीघ्र और कम व्यय पर न्याय उपलब्ध कराती है। बेटा लोक अदालत होती है ना, वो 2-3 महीने में एक बार लगती है, ठीक है। उसके बाद डिपेंड करता है कि लोक अदालत में कितने केसेस होते हैं। एक बार लगती है एक दिन में, ठीक है। उसके बाद में बेटा क्या होता है कि ऐसा होता है कि हर अदालत में केसेस को बांट दिए जाते हैं, आपको पर डे में 50 केसेस देखने हैं, 40 केसेस देखने हैं, तो उस टाइम जो हर 2 महीने में अदालत होती है ना, वो फैसला सुना के ही जाती है अपनी लोक अदालत, ठीक है। तो एक तरीके से ये भी चीज है कि लोक अदालत होती है वो समय बचाती है, ठीक है, पैसा बचाती है। ये संबंधित पक्षों के बीच समझौता कराकर विवाद के समाधान पर बल देती है। बिल्कुल सही है कि जो लोक अदालत होती है उसका मेन काम होता है सबसे पहले समझौता कराना, ठीक है, कि दोनों पक्षों के जो दो आमने सामने के जो पक्ष है उनके बीच में समझौता करा दिया जाए और इनकी बात को सही करवा दिया जाए। लोक अदालत की अध्यक्षता किसी न्यायिक अधिकारी द्वारा ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जिसके पास राज्य द्वारा निर्धारित की गई योग्यता हो। मतलब कि सीधी सीधी बात है, लोक अदालत में वही न्यायाधीश होगा जो कि अपने अंदर उस न्यायाधीश के पद पर बैठने की योग्यता रखता होगा, ठीक है। सीधी सीधी बात है, हमने पढ़ी थी योग्यताओं के बारे में कि वह भारत का नागरिक हो, ठीक है, वो वकालत कर चुका हो, उसको अच्छी डिग्री हो। और आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि जिला के न्यायालय के लिए तो बेटा पेपर रखते हैं, मतलब कि जिला न्यायालय के या हाई कोर्ट के जजेस, कुछ ऐसी पोस्ट भी होती है बेटा जजेस की जिनको लेने के लिए ये नहीं एक्सपीरियंस मानते हैं, बल्कि उनके लिए डायरेक्ट आपको प्री मेंस इंटरव्यू फिर क्लियर करके आगे जाना पड़ता है, ठीक है। कुछ पोस्ट न्यायाधीशों की, मतलब जजों की ऐसी भी होती है, ठीक है। सर्वप्रथम 6 अक्टूबर 1985 को दिल्ली में लोक अदालत आयोजित हुई। इस लाइन को अंडरलाइन कर लीजिए। बुक दिखाइए अनुज, आपकी बुक कहाँ है? कैमरा ऑन करिए, बुक दिखाइए। अनुज लाइन को अंडरलाइन करो, जिस लाइन को मैंने बोला उस लाइन को अंडरलाइन करो। सर्वप्रथम 6 अक्टूबर 1985 को दिल्ली में पहली लोक अदालत लगी।
लोक अदालत आयोजित की गई। मतलब सबसे पहले दिल्ली में 6 अक्टूबर को 1985 को लोक अदालत। मतलब बेटा ये 1 नंबर से क्वेश्चन बन सकता है, डेट पूछ सकते हैं, ये भी पूछ सकते हैं कि कहाँ लगी थी। ठीक है। उस दिन अनेक व्यक्तियों को मुआवजा प्राप्त हुआ। वे लोग वर्ष 1978 से ही मोटर वाहन दुर्घटना से संबंधित दावों के लिए मुकदमा लड़ रहे थे। लेकिन अब आप देखिए कि 1978 1978 से वो लोग मुकदमा लड़ रहे थे, कौन सा, रोड एक्सीडेंट की वजह से। उसके बाद में दिल्ली में पहली लोक अदालत रखी गई 1985 में। ठीक है। तो उस केस को, जो रोड एक्सीडेंट का केस था 1978 से चल रहा था, उसको 85 में लोक अदालत में डाला गया और वहां से उन लोगों को मुआवजा मिला। मतलब कि जो लोग पीड़ित थे, जो लोग उस दुर्घटना से ग्रस्त हुए थे, उनको उससे मुआवजा दिया गया। उसके बाद में अनेक राज्यों में नियमित रूप से लोक अदालतें आयोजित की जाने लगी, क्योंकि उसका बेनिफिट देखने लगा। अब बेटा आप लोगों को पता है कि आप लोगों के टीचर्स हो जाए चाहे आप लोग खुद हो गए, अगर आप लोगों ने देखा किसी और क्लास में कोई ये रूल है बहुत अच्छा है, इससे बच्चों को भी बेनिफिट हो रहा है, टीचर को भी बेनिफिट हो रहा है, तो आप लोग भी उस रूल को अपने क्लास में फॉलो करवाना शुरू करेंगे। ठीक है। वैसे ही हुआ कि दिल्ली में जब देखा कि इतना लंबा केस चल रहा था, उससे कोई सॉल्व नहीं हो रहा था। ठीक है। रोड एक्सीडेंट से लोग जो ग्रस्त हुए थे, जो पीड़ित हुए थे, उनको इतना ज़्यादा बेनिफिट नहीं हो रहा था। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने धीरे धीरे क्या करना शुरू किया, हर एक जिले में धीरे धीरे लोक अदालत शुरू करवाई गई, क्योंकि वहाँ जब एक रिजल्ट देखा, पॉजिटिव व्यू आए, तो उसके बाद में उन्होंने करवानी शुरू कर दी। दिशांत 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 आप हिंदी मीडियम में है बेटा? हाँ जी दिशांत, आप हिंदी मीडियम में है? यस मैम, यस मैम। तो बेटा आज तक आपने क्लास क्यों नहीं ली? आज क्लास किस हिसाब से ले रहे हैं? किसने बताया आपको क्लास लेने के लिए रेगुलर? पता ही नहीं। आज तक अप्रैल से 24 अप्रैल से ऑनलाइन क्लासेस है, मतलब रिकॉर्डिंग आ रही है। आपने आज तक मुझे मैसेज करके कुछ नहीं पूछा, कोई प्रॉब्लम नहीं आई आपको? आपकी नोटबुक कंप्लीट है? मैम हमें पता ही नहीं था पता क्यों नहीं था? ऐप पर आपका होमवर्क नहीं आ रहा था? आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेजेस नहीं डाल रहे थे? या टीचर्स आपको कॉल करके नहीं कह रही थी कि ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, अपना टीचमेंट ऐप डाउनलोड करिए? आपको कभी किसी टीचर ने नहीं बोला? मैम कर रहा था वो तो टीचमेंट ऐप डाउनलोड कर रखी थी ना, तो इसका मीनिंग है कि आपको इस बारे में पता था कि ऑनलाइन क्लासेस हैं, बट आप नहीं ले रहे थे। मैम ये नहीं पता था कि कैमरा ऑन करिए दिशांत, पहले कैमरा ऑन करिए बेटा। हाँ जी, आपको नहीं पता था क्लास चल रही है? क्यों नहीं पता था? आपने कंसल्ट किया किसी से? किसी टीचर से पूछा? जबकि आपकी टीचर्स डे बाय डे आप लोगों के पेरेंट्स से बात कर रहे हैं, आप लोगों को ये बात बता रहे हैं कि ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, आप लोगों को डे बाय डे मैसेजेस मिल रहे हैं, फिर आपको नहीं पता ये चीज? कहाँ है आपके पेरेंट्स? बात करवाइए, बात करवाइए अपनी मदर से या फादर से, फटाफट, टाइम वेस्ट नहीं करिए और मैं बात करवाइए। अच्छा सुनिए दिशान। हाँ जी सर, नमस्कार सर। मैं एक्चुअली अभी क्लास ले लेती हूँ, मैं उसके बाद आपसे बात करती हूँ। 1 बजे मैं आपको कॉल करती हूँ, आप प्लीज मुझसे बात करिएगा, मेरे को बात करनी है इसके बारे में। मैं एक बार क्लास ले लेती हूँ सर, फिर मैं बात करती हूँ आपसे। ठीक है सर? हाँ जी। जब लोक अदालतों के क्षेत्र अधिकारों में अनेक प्रकारों के विवाद, जैसे कि बिजली और टेलीफोन बिलों, बीमा संबंधी दावे आदि से संबंधित विवादों को शामिल कर दिया गया। निर्धन व्यक्ति अदालत प्रक्रिया में होने वाले व्यय के वहन नहीं कर सकता, इस कारण लोक अदालतों ने इन्हें बहुत राहत दिलाई। बेटा एक चीज होती है, जैसे कि अब आप नॉर्मल अदालत में अपना केस डालेंगे तो वो बहुत लंबा जाएगा, चाहे वो किसी भी मैटर में हो।
कैसा भी मैटर हो उसमें वो केस बहुत लंबा जाता है। लेकिन बेटा जब ये लोक अदालत होती है 2 महीने में, 3 महीने में एक बार होती है, 6 महीने में, वो डिपेंड करता है। वो जो जिला न्यायालय होते हैं ना, अधीनस्थ न्यायालय, ये ऑर्डर दे देते हैं कि इस टाइम पे लोक अदालत होगी, ठीक है, इस टाइम पे लोक अदालत। तो अगर वो केसेस डायरेक्ट वहां डाले जाते हैं तो बेटा वो सबसे पहले लोक अदालत का मेन मकसद ये होता है कि इन केसेस को समझौते के तौर पर जल्दी से जल्दी निपटाया जाए। अगली लोक अदालत का तो उनको समय ही नहीं दिया जाए। मतलब हर एक लोक अदालत में जितने भी केसेस जाते हैं उन पर समझौते के अनुसार फैसला सुनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए बेटा, जनहित याचिका जिसको बोला जाता है PIL, ठीक है। देखिए, परंपरागत तौर पर केवल वही व्यक्ति न्यायालयों की शरण में जाते हैं जिन्हें साथ कानून की दृष्टि से कोई अन्याय हो रहा हो। चूंकि निर्धन व्यक्तियों के पास इतना साधन नहीं होता कि वे न्याय पाने के लिए न्यायालय की शरण में जा सके, अतः इसे ध्यान में रखते हुए उच्चतम न्यायालय ने इस नियम में छूट दे दी है। अब सामाजिक कार्यों से जुड़ा हर कोई व्यक्ति या संगठन निर्धन या अत्याचार से पीड़ित व्यक्ति की ओर से न्यायालय का दरवाजा खटखटाया जाता है। कुछ मामलों में तो न्यायालयों ने समाचार पत्रों में छपी रिपोर्ट पर भी अपनी कार्रवाई की है। अब देखिए बात बेटा, हमारे देश में अगर किसी भी न्यायालय के दौरान, किसी भी न्यायालय में या फिर किसी भी सिस्टम में आप देख सकते हैं कि अभी मैंने आप लोगों को बताया था जो सबसे ऊपर वाला जो न्यायालय होता है उसको बोलते हैं उच्चतम न्यायालय, ठीक है। उच्चतम न्यायालय का दूसरा नाम है सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय आया जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट। तो बेटा कोर्ट के हिसाब से जो भी मतलब कि अपने हाई कोर्ट में, मतलब उच्च न्यायालय में या अधीनस्थ न्यायालय में किसी भी प्रकार का कोई चेंज किया जाना होगा, कोई चेंजेस होंगे या किसी भी प्रकार से कोई नियम लागू होगा या कोई भी कार्य होगा, वो सारे के सारे डिसाइड करेगा कौन? सुप्रीम कोर्ट, मतलब उच्चतम न्यायालय सारी चीजें डिसाइड करेगा, ठीक है। तो अब पहले ऐसी चीजें होती थी बेटा कि जो गरीब व्यक्ति होता था वो नहीं जा पाता था, ठीक है, न्यायालय की शरण नहीं ले पाता था, न्यायालय में जाके अपना सुनवाई नहीं कर पाता था। लेकिन आज के टाइम पे पता क्या होता है बेटा, अगर कोई छोटी से छोटी रिपोर्ट भी अगर न्यूज़पेपर में छप जाती है, उसके अगेंस्ट वो नहीं हो रहा। जैसे आप लोगों को पता है कि हम इतने सारे क्राइम वगैरह देखते हैं, हम इतनी सारी चीज़ें सुनते हैं, अखबार में पढ़ते हैं, चाहे वो आप कैसी भी लगा लीजिए, है ना, चाहे वो आप लगा सकते हैं कि महिलाओं के साथ जो भी गलत व्यवहार होता है या कुछ भी। तो बेटा कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि जो लोग होते हैं वो अपने केसेस नहीं डालते, वो लोग डरते हैं कोर्ट से क्योंकि उनका पैसा लगेगा। तो इसी चीज़ को देखते हुए क्या होता है बेटा कि ये जो भी रिपोर्ट छपती है अखबारों में, तो अपने आप जो जजेस होते हैं, जो कोर्ट होती है, कोर्ट उन रिपोर्ट पर अपने आप ही कार्रवाई करनी शुरू कर देती है, ठीक है, समझ आ गई, जिसको बोला जाता है PIL। बाकी का देखिए, अतः जनहित याचिका का अर्थ है जनहित के प्रेरित किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा किसी ऐसे व्यक्ति की ओर से याचिका दायर की जाना जो निर्धन या किसी अन्य कारणों से अन्य न्याय हेतु न्यायालय की शरण में जाने से असमर्थ हो। जनहित, जन से हो गया जनता, और हित का मीनिंग होता है बेटा लाभ, ठीक है। जनहित का मीनिंग आप समझे, जन से जनता और हित का मतलब होता है बेटा लाभ, मतलब कि जनता के लाभ में, ठीक है। जनहित याचिका का मतलब होता है जो वही चीज, जैसे कि अखबारों में जो चीजें छपी जाती है, चाहे वो छोटी मोटी धोखाधड़ी की हो या बड़ी से बड़ी कोई बात हो, ठीक है। तो बेटा कई लोग ऐसे होते हैं जो वाकई में नहीं जा सकते, जो नहीं शरण ले पाते अपनी, इसके न्यायालय में नहीं जा पाते क्योंकि उनको इस चीज़ का डर होता है हम चले जाएंगे, हमारे पास पैसा नहीं है, ये केसेस बहुत लंबे खिंच जाएंगे, ये जो भी चीज़ें हैं। तो वो क्या करते हैं बेटा, ये जो एडवोकेट होते हैं या फिर जजेस होते हैं, वो न्यूज़पेपर डे बाय डे पढ़ेंगे, उनको रिपोर्ट मिलने के बाद अगर उनको किसी भी रिपोर्ट पर कोई शंका होती है या फिर अगर उनका होता है कि इस जगह इस व्यक्ति को तो इंसाफ मिलना ही चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए था, तो वो लोग खुद याचिका दायर करते हैं और उन लोगों की, उन जनता के हित में काम करते हैं जो कि असमर्थ होते हैं। असमर्थ मतलब कि वो लोग न्यायालय में नहीं जा सकते, उन लोगों की हेल्प करते हैं। समझ आ गई जनहित याचिका का मतलब कि अखबार के द्वारा दिए गए रिपोर्ट के जरिए से उन लोगों की मदद की जाती है जो लोग असमर्थ होते हैं, जो न्यायालय में नहीं जा सकते, ठीक है, जिनको बोला जाता है जनहित याचिका, मतलब जनता के लाभ की याचिका है।
न्यायालय में एक पोस्ट कार्ड या पत्र या टेलीग्राम भेजकर भी याचिका दायर करवाई जा सकती है। मतलब कि एज अ लेटर हो गया, पोस्ट कार्ड या फिर लेटर, जो भी चीजें होती है पत्र वगैरह, वो भेजकर भी याचिका दायर करवा सकते हैं। यदि संबंधित न्यायालय इस बात से संतुष्ट होता है कि पत्र भेजने वाला व्यक्ति या संस्था सद्भावना से प्रेरित है तथा बदला लेने की इच्छा अथवा किसी व्यक्तिगत लाभ के लिए उसने ऐसा नहीं किया है, तो वह उस पत्र की जनहित याचिका मामला चलाने की अनुमति दे देता है। मतलब सीधी सीधी बात है, अगर कोई आता है याचिका के लिए, कोई मतलब ऐसा कोई रिपोर्ट दिखती है कि हाँ इस पर इस व्यक्ति के साथ गलत हुआ, जैसे मैंने आप लोगों को ऑलरेडी पहले समझा दिया है, वही ये वर्ड्स आ गए हैं अब यहाँ पे कि ऐसा लगता है कि इस रिपोर्ट में इस व्यक्ति के साथ में बहुत गलत हुआ है। तो क्या होता है, अगर कहीं गलत होता है तो बेटा हमारे मन में भी शंका रहती है कि नहीं, इसके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो ऐसे ही बेटा उन लोगों का काम होता है कि वो लोग जनहित याचिका दायर करें, मतलब कि उनको लगे जहां पर उनको बात करनी है वहां पर वो लोग बात करें और उन पर केस भी फाइल करें। ठीक है, नेक्स्ट अब प्रक्रिया देखिए कि किस तरीके से जनहित याचिका दायर की जाती है। अब वो देखेंगे, मतलब ये तो हमारा नॉर्मल से हमने चीजें पढ़ी है कि जनहित याचिका क्या होती है और क्यों करते हैं लोग और कैसे करते हैं, मतलब कि कैसे रिपोर्ट्स को पढ़ते हैं। ठीक है, और फिर उन पर उन लोगों की हेल्प करते हैं जो लोग की समर्थक नहीं हो, जो एक तरीके से नहीं काम कर पाते, जिनके पास पैसा नहीं होता, उनकी एक तरीके से हेल्प करते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि जनहित याचिका कैसे दायर की जाती है। देखिए, जनहित याचिका के मामले में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा तथ्य ज्ञात करने के लिए आयोग गठित किए गए हैं। मतलब कि बेटा एक कमेटी बना दी गई है, एक ग्रुप बना दिया गया है, जिन लोगों को, जो हाई कोर्ट होता है, ठीक है, मतलब उच्च न्यायालय, और सुप्रीम कोर्ट मतलब कि सर्वोच्च, उच्चतम या सर्वोच्च न्यायालय, उनके द्वारा एक ग्रुप बना दिया गया है। उस ग्रुप के अंडर क्या होता है, बहुत सारे लोग होते हैं। उन लोगों के जरिए से क्या होता है कि वो लोग उन लोगों का मेन काम ही यही होता है कि ऐसी ऐसी रिपोर्ट्स में से केस निकालना जहां पता चलता है कि ये लोग समर्थ नहीं है, ये लोग आगे बात ही नहीं बढ़ा सकते। ठीक है, ये लोग बात नहीं बढ़ा रहे, यहीं दब जाएगी तो उनके साथ में अन्याय होगा, तो उस अन्याय के विरुद्ध वो लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और ये एक तरीके से कमेटी या ग्रुप मान सकते हो आप लोग। इनसे प्राप्त जानकारी के आधार पर ही संबंधित व्यक्तियों को राहत प्रदान करने की आवश्यक आदेश जारी किए जाते हैं। वही चीज है, राहत मतलब कि उन लोगों को जो कि एक तरीके से समर्थ नहीं होते, उन लोगों के पास इतना ज्यादा पैसा नहीं होता, वो लोग अपने आप को न्याय नहीं दिलवा सकते, तो उन लोगों को न्याय दिलवाने का काम किया जाता है। जनहित याचिका के माध्यम से दायर मामलों में पीड़ित पक्ष को राहत उपलब्ध कराकर उच्चतम न्यायालय निर्धन और असहाय लोगों के लिए मसीहा बनकर काम करता है। वही चीज आ गई कि जो लोग नहीं काम कर सकते, जो लोग अपनी बात नहीं रख सकते, वहां पर एक तरीके से उच्चतम मतलब कि हमारा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट मतलब हमारा उच्च न्यायालय क्या करता है, एक तरीके से राहत हो जाता है, मसीहा बनता है, मतलब एक तरीके से भगवान के रूप में काम करता है। अब बंधुआ मजदूर, शोषण का शिकार महिलाएं, विचाराधीन कैदी और पुलिस अत्याचार से शिकार व्यक्ति अपने अधिकारों की सुरक्षा के लिए न्यायालय की शरण में जा सकते हैं। मतलब वही है जिसको बोलते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार। बेटा हमारा शोषण, हमारे मौलिक अधिकारों में एक अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार, मतलब कि जिसमें अगर किसी व्यक्ति के साथ कोई गलत व्यवहार हो रहा होता है, मतलब वो काम कर रहा है 8 घंटे, उसको सैलरी इतनी नहीं दे रहे, या फिर जितनी उनको रखा जाता है उनसे ज्यादा काम करवाया जाता है बहुत ज्यादा, ठीक है, या फिर किसी के साथ कोई गलत व्यवहार होता है, तो उसके अगेंस्ट जाके वो लोग न्यायालय की शरण लेते हैं और न्यायालय में अपनी बात को रखते हैं। ठीक है, जनहित याचिका के ही परिणाम स्वरूप सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में बच्चों को दोपहर का भोजन मिलना प्रारंभ हुआ। फरीदाबाद की पत्थर खदानों में काम कर रहे बंधुआ मजदूरों को न केवल मुक्त कराया गया बल्कि उच्चतम न्यायालय में उन्हें पुनर्वास के लिए भी आदेश दे दिया। बेटा बंधुआ मजदूर वो होते हैं जो उनको कहीं और जाने की इजाजत ही नहीं होती, उनको ये रहता है कि नहीं आप हमारे अंडर ही काम करोगे, आपने एक बार शुरू कर दिया वहीं करोगे, आप कहीं और जा ही नहीं सकते। तो क्या होता है बेटा, ये जनहित याचिका मतलब न्यायालयों के द्वारा ही उन बंधुआ मजदूरों को भी मुक्त कराया गया। मतलब कि अब कोई बंधुआ मजदूर नहीं है बेटा, अब कोई भी कहीं भी जाके काम कर सकता है। ठीक है, सबकी अपनी मन की इच्छा होती है।
समझ आ रही है? आपकी जहां मन की इच्छा है वहां आपके पेरेंट्स आपका एडमिशन कराएंगे, कोई जोर जबरदस्ती से आपका कहीं पे भी एडमिशन नहीं करा सकते। ऐसे ही हर एक मजदूर अपनी इच्छा के अनुसार कहीं पे भी काम कर सकता है, उसके साथ किसी भी प्रकार की कोई जोर जबरदस्ती नहीं की जा सकती। ठीक है, तो ये चीज थी। उसी के साथ साथ बेटा, अगर कोई 14 वर्ष से कम वर्ष 14 वर्ष तक का बच्चा अगर किसी जोखिम भरे काम में लगा रहता है तो वो भी गैर कानूनी है। ठीक है, तो वो भी एक तरीके से गलत है। और अगर जो कोई काम करवाता है तो उसके खिलाफ केस भी किया जाता है। ठीक है, तो ये वो सारी चीजें हैं जो एक तरीके से उच्च न्यायालय की तरफ से रूल्स बनाए गए हैं ताकि गरीबों का किसी भी प्रकार से कोई शोषण ना कर सके। ठीक है, समझ आ गया? समझ आ गया बेटा? हाँ जी, तो हमारा चैप्टर खत्म हो गया। सिविक्स का हमारा सिलेबस कंप्लीट हो गया है। आपका होमवर्क है कल के लिए, मतलब मंडे के लिए, आपको इसके जो एक्सरसाइजेज है, कौन सी, राइट रॉन्ग, फिलिंग द ब्लैंक्स, उसके बाद में है टिक द करेक्ट, ये आपको फाइंड आउट करके लेके आनी है। मंडे को आपसे क्वेश्चन पुट अप किए जाएंगे और बाकी के ये जो आपके क्वेश्चंस हैं, 7 क्वेश्चन लॉन्ग हैं और 6 क्वेश्चन शॉर्ट हैं, इनको भी आप फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, समझ आ गया? यस मैम। दीक्षांत, तनु, समझ आ गया बेटा? यस मैम। यस मैम। जी, समझ गए ना बेटा? हाँ जी दीक्षांत, आप अपने फादर से बात कराइए बेटा। दीक्षांत, हम नहा रहे हैं, अभी नहाने गए बस। मदर होंगी, मदर से बात कराइए। दिशांत, मैम आ रही है। मैम आ रही है। नमस्कार जी मैम। हेलो, नमस्कार मैम। हाँ जी मैम, ये दिशांत अभी तक क्लास क्यों नहीं ले रहा था अपनी? ये बोलता है कि हाँ जी ये बोला था कि मेरे को पता ही नहीं। मैम, रेगुलर हर टीचर फोन कर रहा है, पेरेंट्स से बात कर, आप लोगों से बात होती होगी, इसके फादर से बात होती होगी, तो हर एक टीचर यही बोलता होगा कि अपने ऑनलाइन क्लासेस लो, टीचमेंट ऐप डाउनलोड करो, रेगुलर ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, फिर क्या नहीं पता इसको, बताओ। हाँ चल तो रही है लेकिन मैम, इसको बोलिए क्लासेस रिकॉर्ड हुई है, हर सब्जेक्ट की क्लास रिकॉर्ड हुई है, टीचमेंट ऐप पे हर सब्जेक्ट की क्लास रीड है, रिकॉर्ड हो रही है, वीडियो है, ये देखेगा। ठीक है, ताकि इसका किसी भी तरीके से कोई लॉस ना हो, परेशानी ना हो, क्योंकि मैम मोस्ट ऑफ द जो हमारा सिलेबस है वो हम कवर कर चुके हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हम सिलेबस कवर कर चुके हैं। ठीक है, हमारे पास सिर्फ ये देख लीजिए कि मुश्किल से 4 चैप्टर 5 चैप्टर होंगे जो कि एक तरीके से जून के बाद हमें कवर करवाना है, क्योंकि इस चैप्टर की एक्सरसाइज करवाते ही हमें रिवीजन करना है, हमें आगे नहीं करवाना। ठीक है, तो मैम अब आप इसको इतना बोलिए, इसको समझाइए कि ये अपनी रिकॉर्ड क्लास ले ताकि इसका किसी भी तरीके से कोई लॉस ना हो। और अब जितनी भी इसकी क्लासेस मिस हुई हैं, आगे अपनी कोई क्लास मिस ना करें। हाँ, और अगर कोई भी प्रॉब्लम है किसी भी चीज़ में, किसी भी तरीके से कोई प्रॉब्लम है, तो हर सब्जेक्ट टीचर के नंबर ऐप पे डाले हुए हैं, वो उनसे बात कर सकता है, अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकता है। मैम, थोड़ा सा ध्यान अब आप दीजिए इसके ऊपर, क्योंकि 1-1.5 महीना लेट हो चुका है, ये बात आप देख सकते हैं, पूरा मई निकल गया मैम। ठीक है मैम, तो थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए इसके ऊपर। ठीक है मैम, ठीक है मैम, थैंक यू। ओके, ठीक है बेटा, बाकी की क्लास हम कल मंडे को लेंगे, और जो जो आपको होमवर्क दिया हुआ है वो कर लेना। ठीक है बेटा? अनुज, ओके? यस मैम। मैम नोटबुक ठीक है बेटा, लीव कर जाइए।
लीव कर दीजिए क्लास।